जी। सर आज कैफियत की महफिल में 49 हमारी ये महफिल है और इस एपिसोड में इंदौर से लेकर पूरे हिंदुस्तान के रूबरू आ चुका ये फनकार जो सभी के दिलों में बसता है। मैं कह रहा हूं इस बात को कि कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा कीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। कहते हैं जब सफलता का नशा सिर पर चढ़ता है तो लोग सरलता और सहजता को भूल जाते हैं, लेकिन आज सच्चे मन से ईश्वर को आज साक्षी मान के एक शब्द आपके बीच में कहने जा रहा हूं कि वो फनकार जिसने की अपनी बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करके भी इतना सरलता और सहजता उसके जहन में है। आप लोगों को याद होगा कि जुलाई के महीने में हमारे मेरे बड़े भाई सुनील पाल जी मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने कारण मेरा भाई आज मेरे साथ है। सुनील पाल जी का स्वागत है मेरी 49 महफिल में। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया कैफ़ियत देखने वाले तमाम दोस्तों को पूरी दुनिया को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर। और मैं चाहता हूँ कि 2021 हमारा हो, आपका हो, हम सबका हो। क्या बात है, क्या बात है। सुनील भाई मैं शुरू करता हूँ उस छोटे से बच्चे से जिसने अपनी हुँ, जिंदगी में जब शुरुआत करी थी, जब आंखें खोली, जब होश संभाला, ना जाने कितनी चीजें उसने अपने सामने देखी। ये लाइन बोलते हुए आपको उस जगह ले चलता हूँ, शायद बहुत वो पल आपके जहन में होंगे कि मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में, मैंने देखा ऐसा वाह! फरिश्ता अपने पिता के रूप में। पिताश्री जो कि रेलवे में थे, वहां से मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने उस जगह बहुत मेहनत करी और एक ऐसे हिंदुस्तान को एक ऐसा फनकार दिया, इसे संस्कार दिए। एक माँ जिसने अपने, अगर वो बात होती थी एक रोटी की तो माँ से ऐसी होती कि वो गिनती भूल के दो रोटी देती है। उस माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके ये हमारा भाई आज सफलता के मुकाम में है। कुछ कहना चाहेंगे बचपन के बारे में? पिताश्री और माताश्री को आज मैं नमन करता हूँ जिन्होंने आपको हमारे बीच दिया है। जी, 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 बहुत-बहुत शुक्रिया। बचपन में माता-पिता को, और माता-पिता तो बचपन के मतलब उनके लिए तो हमेशा ही बचपन रहेगा हमारा। एंड तमाम दोस्तों को, तमाम परिवार के सब रिश्तेदारों को, सबको और परिजन, खासकर मेरे होम टाउन को, गाँव को, सबको मैं हमेशा हर पल दिल में रखता हूँ और हमेशा गाँव में और हर चीज़ के बारे में एक अपने आप को उसी में शामिल करके बहुत बार जीता रहता हूँ, उसी में जीता रहता हूँ। तो मेरे मुझसे तो ये सब कभी अलग गए ही नहीं। मेरे माँ-बाप भी मेरे दिल में हैं, मेरा घर भी, मेरा गाँव भी, मेरे गाँव के रिश्तेदार भी, बचपन की सारी अग्रिम जो होने वाली चीज़ें थी, वो सब चीज़ें जो मेरे दिमाग में है, ज़हन में है और वो मुझ में ही है। तो मैं उनसे कभी अलग नहीं। सुनील भाई एक चीज और आपको अलग नहीं करती, याद होंगे वो पल जब टीचर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते आपके जहन में सिर्फ सिर्फ एक ही बात बसती थी कि मैं वो जो पिक्चर का बड़ा पर्दा है उसमें आ जाऊं, और स्कूल से लौटते वक्त वो जहां पर पोस्टर लगे होते थे फिल्मों के, वहां पर जाली को पकड़ना और छूना, कोशिश करना उसको छूने की दिल से, और उधर से चौकीदार का आपकी तरफ आना, कुछ याद है वो पल आपको? 1975 में मेरा जन्म हुआ था 2 मई को, जी जी मतलब 1 मई को मज़दूर दिवस होता है जी। और 2 तारीख को ये मज़दूर पैदा हुआ था। और लोग तो 9 महीने बाद पैदा होते सहजता हैं। को प्रणाम वैसे करता होगा। मैं मैं जब पैदा हुआ था वो सेकंड में पैदा हुआ, सेकंड में। मतलब सेकंड में, ठीक है? जी, तो मैं बहुत जल्दी मतलब कम समय में पैदा हो गया। जी, और दूसरा उस साल में 1975 में दुनिया की सबसे हिट फ़िल्म, जी, खासकर हमारे बॉलीवुड की सबसे हिट फ़िल्म शोले रिलीज़ हुई थी, शोले। जी, 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 जी। और इमरजेंसी लग गई थी। तो बहुत जी, सारी ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जब मैं पैदा हुआ, तो मुरसा नाम के छोटे से गाँव में पैदा हुआ था। फिर जी, पिताजी की रेलवे में नौकरी लग गई बल्लार शाह में। जी, बल्लार शाह आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन है। जी, फिर वहाँ स्कूलिंग हुई छोटी-सी, ज ज जितना भी मैं पढ़ पाया 9वीं तक। फिर जी, उसके बाद फिर ब कहीं और चले गए थे हम लोग। जी, जी, 10वीं और कहीं कुछ छोटा-मोटा कॉलेज कहीं और किया मैंने, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, हिंगन घाट में। तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लार शाह में मेरी पढ़ाई हुई, तो मैं स्कूल से घर और घर से स्कूल के बीच में हमारी 3 टॉकीज़ पड़ती थी, श्री टॉकीज़, दिलीप सुभाष टॉकीज़, टॉकीज़, सुभाष टॉकीज़। सुभाष ऐसा लगता था जैसे वो एक किसी महात्मा का नाम है, श्री दिलीप सुभाष, ठीक है? टॉकीज़। और मैं वो वहाँ
वहीं जाके खड़ा रहता था और बहुत घंटों समय गुज़ारता था। फ़िल्म देखने का मौका मिलता था तो वहाँ घुस जाता था। जी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बचपन से मुझे फ़ैसिनेट करती थी और मैं कहीं न कहीं मेरे दिल में, ज़हन में एक अ, कह सकते हैं कि तन-मन से मैं एक एक कलाकारी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जी। फिर स्कूल में गैदरिंग में भाग लेता था। रेलवे में हमारे पिताजी थे तो रेलवे का गेट टुगेदर हुआ था, गैदरिंग हुआ था। उसमें मैंने डांस किया, जी। फ़िल्म हिम्मत वाला, श्रीदेवी लड़की और नहीं जीतू जी की फ़िल्म। तू लड़की नहीं लड़की तू नहीं है तू लकड़ी का खंभा है, खंबा है। बक बक मत कर नाक नाक तेरा तेरा लंबा। लंबा है, जा जा। उसमें बाकी लोगों ने इतना बुरा डांस किया था कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। फर्स्ट प्राइज़ में स्टील आपको का क्या कटोरा, मिला था सर? फर्स्ट प्राइज़ में कटोरा मिला था, स्टील का कटोरा। जी। तो मैं वो पिताजी के पास लेके गया, मैंने कहा कटोरा मुझे मिला। बस बेटा बोले अब तेरा काम शुरू हो गया, एक कटोरा लेके जा और जहाँ-जहाँ तो उनका उनका ये कहना था कि भई जहाँ प्यार मिले, जहाँ काम मिले, जहाँ कुछ सीखने मिले, ये कटोरा वहाँ फैला और सीख। तो ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम कटोरा है, जिससे इसने दुनिया का प्यार बटोरा है और स्टिल आई एम वर्किंग उस कटोरे से। सुनील भाई, उस कटोरे में माँ ने थाली पर रखकर सब्जियाँ तो खिलाई होंगी आपको, दाल तो हाँ, खिलाई हाँ, 100%। होगी। वो आज भी है आपके पास कटोरा? हाँ, हमारे बचपन में एक ही चीज़ तो अच्छी होती थी कि वो कि बाकी चीज़ों की लग्ज़री तो थी नहीं, लेकिन माँ खाना बहुत टेस्टी बनाती थी और आज भी अभी भी बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो मैं उस टेस्ट को हमेशा माँ के खाने को बहुत मिस करता हूँ। तो अ, खाने के मामले में हमारे माँ और माँ के सारे रिश्तेदार, पिताजी के सारे रिश्तेदार, वहाँ पर खाना जो है वो क्योंकि बचपन से जो टेस्ट आपके ज़ुबान पे चढ़ जाता है, जी, वही आपके लिए बेस्ट होता है। जी। टेस्ट में बेस्ट हाँ, मम्मी और एवरेस्ट जो कहते हैं ना तो टेस्ट में बेस्ट होती है। भाई तो एक माँ के हाथ एक का बात खाना जो है एक बात और बनती है, कहते हैं हुँ, दुनिया में जितने भी परफ्यूम हैं, उस परफ्यूम को हुँ, अगर किसी अ, खुशबू ने फ़ेल किया है, वो है माँ के हाथ की बनी हुई रोटियों ने। मैं यही हुँ, कहूँगा। हुँ, हुँ। है ना? और सचमुच आप कहीं भी घूम के आइए, आप इतना फ़ॉरेन टूर करते हैं, आप इतने हिंदुस्तान में टूर करते हैं और आपको तो याद है कि इंदौर में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और कितनी सहजता से आप मुझसे मिले थे, गले लगाया था और हम लोग वहाँ मिले थे और फ़ोटो-वोटो खींची थी। आज भी मुझे याद है उसको, उस पल को प्रणाम करता हूँ, मेरा भाई उस दिन मिला था। और सच है सुनील भाई कि आज माँ को आप इतना प्यार देते हो, उस माँ का आशीर्वाद जो आज आज हम जहाँ पर भी होते हैं, उस माँ का ही आशीर्वाद होता है कि हम उस जगह पर हैं, उस मुकाम पर हैं और आप जो बोला है आपने, सचमुच उस शब्दों को मैं नमन करता हूँ। और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि जब स्कूल में, जब शादियों में, जब ये सब होता था तो वहाँ आपके डांस होते थे और मैं अब जो कहने जा रहा हूँ शायद आपके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर कुछ बातें बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको आत्मसात करके पाया है कि जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे। जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हमने ज़मीं से सौदा, 2-4 आसमां तो कदमों पे गिर पड़े थे। सुनील भाई आपके लिए ये 2-2 ये जो चारों लाइन है आपके पूरे व्यक्तित्व पर पूरे आदमी ने बोली है। सचमुच जितना मैंने आपको पढ़ा है, जितना मैंने आपको सुना है, ये लाइन मैंने आज सोची थी रात में ही कि मैं सुनील भाई को कहूँगा और सचमुच पूरे हिंदुस्तान जो आपको देख रहा है आज कैफियत करीब 3.5-4 लाख लोग देख चुके हैं और आज भी देखेंगे तो आज जो है जितना आज आपने जो मुझे प्यार दिया है आज पूरे जो इंडस्ट्री के जो इतने प्यारे लोग हैं मुझे प्यार दिया इस कैफियत को प्यार दिया है मैं तो यही कहूंगा कि सुनील भाई जिस तरह से आपने संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल किया है और आपने सचमुच कहते हैं ना अपने जमीर को कभी नहीं मारा जो किया बिंदास काम किया कुछ कहना चाहेंगे अपने काम के ऊपर जो आपने किया देखिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि परमात्मा की बड़ी कृपा रही मुझ पर है जी क्योंकि मुझे हमेशा हर चीज़ अच्छी मिली। गुरु अच्छे मिले, माँ-बाप अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिला, सपोर्ट अच्छा मिला। इसीलिए शायद मैं ज़ीरो माइनस होते हुए भी लोगों तक पहुँच पाया, ये उनकी दुआएँ हैं, उनका प्यार है क्या बात और अभी भी मैं अपने सारे गुरुओं को नतमस्तक हूँ, सारे दोस्तों को नतमस्तक हूँ, सारे बॉलीवुड को नतमस्तक हूँ। जिस से और सारे ऑर्केस्ट्रा फ़ील्ड जहाँ से मैं सभी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसा कर्ज़ा है कि वो सिर्फ़ कर्ज़ा है, उतार नहीं सकते, सिर्फ़ करता जा, कर जा। वो सुनील भाई वापस नहीं आपको कर सकते क्योंकि वो एक आपको ऐसी बात बता रहा हूँ शायद आपको बहुत खुशी होगी कि आपके हुँ, बारे में गूफी पेंटल, किशोर भाई, किशोर भानुशाली हुँ, जी, बीरबल जी सबसे मेरी लगभग हर तीसरे चौथे दिन बात होती है।
इतनी जी, तारीफ़ें करते हैं आपकी और आपको बता रहा हूँ मेरे हर शो में गोफी भाई आते हैं और आपको देख रहे हैं और बीरबल जी जी, हमेशा ये लोग दिलीप सेन साहब ये लोग ऐसे हैं कि मेरे शो को हमेशा देखते हैं और सचमुच ये आपका आप लोगों का प्यार ही है। सच सुनील भाई आपको आज सच जी, इस बात पे नतमस्तक होता हूँ कि इतना अच्छा, इतना बढ़िया दिल जिसने कि मुझे जुलाई में छोड़ा था आज मुझे फिर पकड़ा और मेरे साथ में है और ये नहीं सच कह रहा हूँ और मैं तो ये कहूँगा कि 5 फुट शायद आपकी हाइट 5 फुट 7 या 8 इंच होगी सुनील भाई। ये एक एक व्यक्ति की हाइट नहीं है, ये पूरे दिल की हाइट है। ये एक दिल है सही बात, पूरा सही बात। जो इतना सहज है, जिसके बारे में सच कह रहा हूँ आपको सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और देखिएगा पूरे सब लोग जी, देख रहे हैं आपको जी, आज। मैं यही जी, कहूँगा जी, कि बहुत ये इतना इतना मज़ा हुआ जब कलाकार हुँ, कहते हैं कि धान के पौधे की तरह जब एक खेत से धान के पौधे को बड़ा होने के लिए दूसरे खेत में बोया जाता है, तो आप जब अपने गाँव से निकल कर मुंबई आए, कुछ बताएँगे? हुँ, हेलो, जब अपने हाँ जी, जब जब अपने गाँव से निकल के आप मुंबई पहुँचे, तो वहाँ पर हुँ। जो आपके साथ जैसे मैंने देखा कि आप चाय का वो जो आप किस्सा है थोड़ा बताएँगे? आपकी किस तरह संघर्ष वहाँ पर आपका रहा? बिल्कुल सही बात है जब 1995 में ना एक्चुअली 93 में मैंने अपना गाँव छोड़ा जी, बल्लार शहर से फिर हिंगनघाट आए। हिंगनघाट से जैसे मैंने कहा कि मेरी थोड़ी आगे की पढ़ाई 11वीं-12वीं वहाँ पर की। उसके आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें एक साथ थी। मैंने वो सब छोड़ के कुछ करने के लिए 94 93 के एंड में जी, मैं आ गया नागपुर ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में। जी, वहाँ पर मैं रहता था नेताजी मार्केट से था बड्डी में। जी, जी, फिर डेढ़ 2 साल वहाँ पर काम किया। जी, तो बहुत मेहनत से काम किया, लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन किसी ने मुझे समझाया, किसी ने क्या मेरा दोस्त है ओमी सिंह, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी उसने मुझे समझाया कि भाई इतनी मेहनत तू बॉम्बे में करेगा तो शायद तेरा अगर तुझे बड़ा सचमुच इसी में करियर बनाना है, तो जा और बॉम्बे चला जा। बड़ा मुकाम तो है। मैंने कहा कैसे जाऊँ? तो उसने कहा कि भई कुछ भी कर जैसा भी तो जा। तो 1-2 ऑर्केस्ट्रा वालों का नंबर तो मेरे पास वैसे ही था क्योंकि बॉम्बे नागपुर में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आते थे। जी, वो सब जी, लेके मैं बॉम्बे आ गया 1995 में जी, जी, और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ थोड़ा-सा क्योंकि किसी से कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। एक चाय की दुकान में सांता क्रूज़ में नौकरी कर ली, जी, फटका बॉय और वहाँ से धीरे-धीरे अपना स्ट्रगल भी शुरू हुआ, काम भी शुरू हुआ, धीरे-धीरे काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन वो चाय की जो दुकान थी, वो मेरे लिए स्कूल साबित हुई, वो मेरे लिए यूनिवर्सिटी साबित हुई। पाठशाला। क्योंकि वहाँ पर एक से बढ़कर एक कैरेक्टर आते थे। कोई मद्रासी आ गया, कोई सिंधी आ गया, कोई गुजराती आ गया, कोई टपोरी आ गया, कोई बेवड़ा आ गया चाय पीने के लिए। बाजू में हम लोग जंबो होटल में खाना खाते थे, क्योंकि जी, हमारे बजट का होटल वही था। जी, तो वहाँ पर रतन नूरा आते थे, विक्की के टाइट। तो मुझे मेरे को मैं समझता हूँ कि मुझे जो कुछ मेरा जो अ, प्राइमरी या प्राथमिक जो शिक्षा जो है, जो जी। सीखने वाली चीज़ है, वो मुझे सांता क्रूज़ वेस्ट में यही सब चीज़ें से मिली। बा आगे कब्रिस्तान था, तो वहाँ बॉलीवुड के लोग बहुत आते थे, शमशान था, वहाँ बॉलीवुड के लोग आते थे। तो ऐसा मेरा वो एक सही ठिकाना मुझे मिल गया था, सांता क्रूज़ वेस्ट को। मैं प्रणाम करता हूँ और वहाँ से ये सिलसिला शुरू मैं भी उस जगह को, उस चाय की दुकान में जो जो आपके मतलब एक बड़े भाई के रूप में जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और कहा कि यहाँ रह के काम भी करो, शूटिंग भी करो, जो करना है आप कीजिए। तो उनको भी मैं आज नमन करता हूँ, अगर वो आपको शायद हेल्प नहीं करते, हो सकता है लेट हो जाते आप, क्योंकि आपने वहाँ से जी। क्लिक किया खुद को और क्योंकि आपको हुँ, ये हुँ, पता था हुँ। मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, मेरा बैग तो यहाँ रख सकता जी, हूँ, जी। साथ में आके जी, जी, जी। और वहाँ से आपको क्योंकि इत्तेफ़ाक से वो बंदा भी नागपुर का था, तो उसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे कहा कि यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं काम करो और यहीं से तुम अपना काम शुरू करो। पूरे हिंदुस्तान की ओर से उस व्यक्तित्व को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिसने सुनील भाई जैसा कलाकार हमें इतनी जल्दी दिया कि हम उनको देख पाए और इतना बड़ा शो जो आया उसके बारे में जिक्र आगे करता हूँ। सुनील भाई मंडलोई जी और पिंटू पिंटू सलूजा जी ये सब आपको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो नूरा वाला जो एक है वो थोड़ा सुना दीजिए। आपको सब चाह रहे हैं सुनना। हमारा नाम है रतन नूरा और वैक्सीन को करूँगा खत्म पूरा सॉरी कोरोना को करूँगा खत्म पूरा। परसों देखा 2 भिखारी एक दुबले-पतले आदमी को मार रहे थे। जी। मैंने कहा, "ओए भिखारियों, दुबले-पतले आदमी को क्यों मार रहे हो?" तो वो दोनों भिखारी बोले, "इसकी वजह से हम भिखारी हुए हैं।" तो मैंने कहा, "कैसे?" बोले एक बोला, "मैं मास्क बेचता था, मास्क और ये सैनिटाइज़र बेचता था दूसरा। अब ये इसके आने की वजह से हम दोनों भिखारी हो गए।" मैंने कहा, "तू कौन रे दुबले-पतले?" बोले, "मैं वैक्सीन हूँ और मैंने इन दोनों को बर्बाद कर दिया क्योंकि मैं मुफ्त में मिलने वाला हूँ। मैं मिलूँगा मुफ्त में
और कोरोना को मुक्त कर दूंगा दुनिया से। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझता हूँ कि कैफियत की महफ़िल में आज ये होगा कि ये डायलॉग शायद पहली बार आया होगा आपका किया हुआ। थैंक यू भाई। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सचमुच आपने इतना प्यार दिया कि नई चीज़ को मेरे सामने पेश किया। भाई जी, मुझे जहाँ तक याद है कि महेंद्र कपूर जी ने आपको सबसे पहले जी, अपने ऑर्केस्ट्रा में ले जाकर वहाँ पर बिल्कुल। मिमिक्री कराई और जो भी आपने वहाँ पर उनका बहुत साथ दिया जिसे कहते हैं। महेंद्र कपूर साहब थे भी इतने संस्कारी कि दिलीप उनके अपने रफ़ी साहब के बेटों को भी वो प्रणाम करते थे। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी उनमें और वो गुरु के सामने ही गाते रहे, गुरु ने कहा गाओ। तो मैं तो ये कहूँगा कि इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने आपने अपने को पेश किया। तो कुछ बताएँगे कि वो उन शोज़ में आप क्या करते थे? बस वही जहाँ पे चाय की दुकान में मैं काम करता था, बाजू में गैरेज था एक। जी, जी। गैरेज में महेंद्र कपूर साहब अपनी गाड़ी ठीक करने आए थे। अच्छा। तो मैं तो पहचान गया था, मैंने कहा यार ये तो महेंद्र कपूर लग रहे हैं, द ग्रेट सिंगर। तो मैं जाके पैर छुआ तो बोले अरे रे! तो वो उस आदमी की महानता ये है कि एक राह चलता लड़का अगर पैर छू रहा है तो वो अच्छे से बात करके उनसे मुझसे बात करने की। हाँ, अरे बेटा कौन हो तुम, क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मैं कॉमेडी करता हूँ। हुँ, तो बोले ठीक है घर पे आ जाओ, कभी सुनाओ मुझे। और उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, मैं घर पे गया, मैंने उनको आवाज़ें सुनाई, तो उन्होंने पहली बार मुझे अ, हॉलैंड में और वेस्ट इंडीज़ में लेकर गए मुझे। क्या बात है! वहाँ मैंने उनके शो की मिमिक्री भी की और अनाउंसमेंट भी की। अच्छा, वाह! वाह! क्या बात है, क्या बात मतलब एंकरिंग वहीं भी से मेरा की विदेश एंकरिंग भी हाँ, वहीं की। से मेरा विदेश अच्छा। का सिलसिला शुरू हो गया। अरे वाह! क्या बात है। तो मैं कहूँगा कि सर वही कि जो व्यक्ति चाय की दुकान पर मतलब हुँ, चाय बाँटता था, लोगों को बीच में जाकर उनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना महीन, बारीक चीज़ आप देखते थे। तो मैं कहूँगा कि वो हुँ, आदमी है रंग का, खुशबू का, रूप का, वो आदमी है हुँ, रंग का, खुशबू का, रूप का, कैसे मुकाबला करे दिन भर की धूप का। उसके बावजूद भी उसने हुँ, दिन भर की धूप का मुकाबला करके शाम को ना जाने कितनी महफ़िलों को रोशन किया। मैं आज पूरे हिंदुस्तान हाँ, से आपको सर आपको आपका स्वागत करता हूँ कि उस दिन भर की थकान के बावजूद भी कहीं आपने अपने को ये नहीं शो किया कि मैं थक चुका हूँ, हमेशा फ्रेश होके जी, अपने को पेश करना मंच पर। सर सच है सर, सैल्यूट करता हूँ इस बात को और सर मैं आगे चलता जी, हूँ जी, थोड़ा कि जी, जी, बिल्कुल। सर मैं ये कहूँगा कि जिस सरलता से आज ये बड़ा व्यक्तित्व मेरे बीच में है, उस व्यक्तित्व हुँ, को जब मैंने पहली बार लॉफ्टर शो में देखा था, अरे वाह सर! आप सर जी, ये कुछ मैं वो बात करूँगा सर कुछ आपके नए-नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मुझे मालूम है सर हाँ जी। क्योंकि आप कभी शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये तो एक पावर हाउस है जो मेरे सामने बैठा है, पावर हाउस। चाहे जी, लॉकडाउन जी। हो, चाहे शॉकडाउन हो, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है हमेशा सक्रिय रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि सर सही है। जिससे लॉफ्टर शो आया, कहते हैं कि गाँव से निकला हुआ व्यक्तित्व जिसने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा और उसके जी, बाद सर मैं सर जब लॉफ्टर शो पूरा मैंने देखा क्योंकि मैं भी सर छोटा-मोटा हुँ, आपके सामने एंकर हूँ। तो मैंने जब जी, जी, लॉफ्टर शो देखा था तो मुझे सर लगता था कि कहीं न कहीं सुनील भाई थोड़ा पिछड़ रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। हुँ, और हुँ, लेकिन सर एक रतन नूरा ने जो जी, सर जो आपको एकदम से क्लिक करवाया वहाँ पर। सर आपको सच कह रहा हूँ सर, जिस दिन आपको फाइनल घोषित किया गया, पूरे हिंदुस्तान में दिवाली बनी थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि ये जो एक कॉमेडी थी, एक नई कॉमेडी का रूप सामने आया था और सच ये है सर, उस दिन सर आपकी फीलिंग माँ-पिता और आपकी फीलिंग के बारे में सच बताइए कि सिद्धू जी बैठे हैं। उम्मीद से 100 गुना मुझे प्राप्त हुआ उस शो से। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जीवन का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, टर्निंग पॉइंट था, जिसके लिए मैं अपने गुरु जिमी मोज़ेस साहब, हमारे प्रेरणा स्रोत जॉनी लीवर साहब और तमाम जो मेरे फेवरेट कॉमेडियन हैं, के नायकर साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब। जबलपुर वाले। जी, जी, जबलपुर साहब। जी, जी, जी। जी, तो इन सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इनके साथ में काम करने का मौका मिला, इनसे सीखने का मौका मिला और हमेशा इनका आशीर्वाद मिला। जो कुछ भी मैंने कहा ना कि मैं कर पा रहा हूँ या करता हूँ, कर सकता हूँ, जो भी है, वो सब मेरे ये सब गुरुओं की शिक्षा है, दोस्तों की का सपोर्ट है, सबकी सबकी दुआ है जिस वजह से मैं कर रहा हूँ। बस यही कहना चाहता नहीं सर, मैं सर थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, आपने बस सहजता से मेरी बात को रखी है, मुझे मालूम है। तो सुनील पाल जब वहाँ पर मैं बड़े भाई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उस समय वो जो कैरेक्टर था, तो वो जो सुनील पाल को लोग जब वो एंकर आपको बुलाती थी, उसके बाद सामने सिद्धू जी बैठे हैं, सामने आज शेखर सुमन जी बैठे हैं, इतने बड़े व्यक्ति जिनका बचपन से देखा, सुना था उनको, उनके बारे में जाना था, उनके सामने सर अपने को पेश करना, वो सर कहाँ से आया सर? वो सिर्फ बता दीजिए। क्योंकि सर बहुत सारे हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं प्रेरणा लेंगे आपसे। हूँ। नहीं उसके देखिए हम लोग पहले से ही स्टेज आर्टिस्ट रहे, स्टैंड अप कॉमेडियन क्या हूँ कॉमेडी के लिए। मैं लाफ्टर में आने से पहले भी 3 वर्ल्ड टूर कर चुका था।
एक सोनू निगम साहब के साथ, एक आमिर खान का वो लगान का बल्टू, तो उसमें आमिर खान, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, लगान की पूरी टीम, आशीष गोवारिकर, मोरानीज, सुखविंदर सिंह, बैंड, डांस ग्रुप, गणेश हेगड़े। तो ऐसा पूरा जखीरा जाता था जिसमें मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था 20 मिनट की, इनके बीच में। तो विदेश-विदेश की परफॉर्मेंस की, गाँव में, छोटे-छोटे गाँव में परफॉर्म करता था। तो मुझे हर तरह का एक एक्सपीरियंस हो रहा था हर चीज़ में। वही शायद वही कॉन्फिडेंस वहाँ भी काम आया। और जब लाफ्टर में आया तो मैं लाफ्टर में देखा कि मेरे जितने फ़ेवरेट कलाकार थे, चाहे वो कलकत्ता का कोई हो, चाहे हैदराबाद के कोई हो, चाहे कोई कहीं के हो, पंजाब के हो, वो सब के सब मुझसे सीनियर थे और बहुत ही मेरे प्रेरणा स्रोत और गुरु की जगह पे थे सब लोग। और सबको मैं देखता था और मैंने उनसे काफ़ी सीखा और उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। सब एक्चुअली वो माहौल ऐसा बन गया था कि कॉन्फिडेंस दे दिया जाता था। एक आप कमज़ोर से कमज़ोर भी खिलाड़ी को खड़ा कर दिया जाता था। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरा वो टीम वर्क था। सुनील भाई, मुझे मालूम है कि वो आदमी संघर्ष लेके अंदर चला था जिसके साथ पिताश्री का आशीर्वाद था और एक कहते हैं ना कि जज़्बा था कि मुझे आना है उस जगह। मैंने जिन फ़ोटो को जी, बचपन में छुआ है, जिन फ़ोटो को जिन जी, जो पिक्चर हॉल में जिन फ़ोटो को छुआ है, वहाँ कहीं न कहीं अपने ज़हन में उतारना मैं समझता हूँ, आप आज नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो तो पल कितना मतलब होगा जब आप अंदर से दिल था कि मुझे फर्स्ट आना है। सर, फर्स्ट एक ही आता है और वो सुनील पाल आया है सर। मेरा बड़ा भाई उस दिन फर्स्ट आया था। मैं तो कह रहा हूँ सर वो उसके लिए मैं वहाँ पे लाइन बोलता हूँ, ना हम सफ़र ना किसी नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारा पाँव का काँटा है, हम ही से निकलेगा। अगर मुझे कुछ करना है तो खुद आगे बढ़ना है। मेरा सुनील भाई आज सच कह रहा हूँ, आज आप खुल के मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज प्रेरणा आपसे मिलने वाली क्योंकि जो मुकाम आपने हासिल किया है, वो गाँव छोटे गाँव से जाकर पूरे हिंदुस्तान कौन नहीं जानता सुनील पाल को सर। आज आज बच्चा अगर कहीं भी किसी भी शो में जाता है, उसे लगता है कि सुनील पाल साहब ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, सुनील पाल भाई की एक्टिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा ज़हन में उतर जाती हैं। तो सर वो जो चीज़ थी ना, वो जो आपको पकड़ लिया आपने कि मुझे फर्स्ट आना है, वो सर कुछ मतलब क्या था उसके अंदर से? माँ शारदे का आशीर्वाद? बिल्कुल माँ शारदे का आशीर्वाद, सारे दोस्तों की, 2 गुरुओं की प्रार्थनाएँ, सबकी आशीर्वाद, माता-पिता के का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, ये सबसे ही हो पाया क्योंकि और क्या होता है कि वो जो मंच था, उसमें सभी अच्छे थे लेकिन किसी वही कहते हैं ना कि किसी का थोड़ा समय समय का ही कुछ गड़बड़ हो जाता है कि एक ही मंच पे है, कोई किसी का टाइमिंग उस टाइम में अच्छा हो जाता है, ये सर वाह! किसी का टाइमिंग ये हाँ, सर हाँ, सुनील भाई वाह! यही तो जानना तो चाहता शायद था। हो टाइमिंग सकता है कि थोड़ा-सा टाइमिंग जो है वो या टाइम जो है मेरे फ़ेवर में इसलिए भी आ गया क्योंकि उनको लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इसी को है, इस पे ज़रा गौर करो। सर क्योंकि आपको बताऊँ हमारे सर आपने कहा मैं डायरेक्टर पंकज सरस्वत को भी धन्यवाद। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ जैसे सर आपने कहा ना कि मैं काफ़ी टाइम से लेकिन मैं आपको बताऊँ सर, आपके साथ बहुत सारे कलाकार हैं जो काफ़ी टाइम से कैसेट निकाला करते थे, अपनी बहुत सारी चीज़ें जी, थी। जी, जी। तो उनके जी, जी। बीच में आप आके अपने को सर खड़ा करना और मालूम है कि वो काफ़ी वक़्त से कलाकार एस्टेब्लिश है। उसके सामने सर अपने को खड़ा करना सर उस समय वाक़ई आपने जो किया कि किस्मत की पेन यूँ रखी थी और उसको पकड़ा और अपनी लिख दी सर अपनी किस्मत। जी, जी, जी। ओके सर, उसके लिए सर पूरे हिंदुस्तान से आपको आज फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि मेरा भाई उसी के कारण पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहाँ जाता है तालियों से उसका स्वागत होता है, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा खूबसूरत इंसान है या बहुत बड़ा हाइट है उसकी, वो इसलिए कि एक बहुत बड़ा कलाकार जिसने मेहनत करके खुद अपनाई, चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ है, वो मेहनत करके पैदा हुआ है। सर क्या कहेंगे सर इस बारे में सर? सच बताइएगा सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं प्राप्त कर सका है, जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी ये, बस मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि अ, तन, मन, धन से इसकी रक्षा कर सकूँ और आँखें दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर और नियत साफ रख के दर्शकों के क्या बीच में बात! जाऊँ, दर्शक माँ-बाप को की सेवा करूँ, दर्शकों को जो जो मेरा जिसकी वज़ह से मेरा परिवार चलता है, जिसकी वज़ह से मेरे मुझे काम मिलता है, उनको मैं जितना उनको तहे दिल से शुक्रिया कर सकूँ क्योंकि आज के ज़माने में हँसाना तो मुश्किल है ही, लेकिन हँसना और भी मुश्किल है। तो ऐसे ऐसी घड़ी में ऑडियंस हमारे साथ में हँसती है और हँसते हैं वो लोग तो इसीलिए हमारे घर बसते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका उनकी उनकी जो जो ऋण है वो बहुत ऊपर है। बस यही है कि मैं हर आर्टिस्ट से यही निवेदन करता हूँ कि भैया उस प्यार को समझो, उस एहसास को समझो, जो सैकड़ों में और करोड़ों में सिर्फ़ आपको मिला है। उसकी रक्षा करो, उसको सँभालो और उसका
जितना हो सके उसके लिए आप उसकी उसका सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाओ। सुनील भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सचमुच आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि बहुत संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन भाई, ये भी सच है कि आज जब आप वहाँ पर ट्रॉफ़ी ले रहे थे, तो सामने पिताश्री या माँ कोई या आपके भाई थे वहाँ पर? नहीं, उस वक़्त वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन फैमिली मेरी बॉम्बे में ही थी, मेरी माँ और मेरे सिस्टर्स वगैरह सब यहीं रहते थे। अच्छा। वो मेरे साथ में ही शुरू से ही हम लोग साथ में ही रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वहाँ शूटिंग में नहीं जा पाए क्योंकि शूटिंग में वो माहौल वैसा नहीं था कि पूरे परिवार को ले जाया जाए कुछ, क्योंकि 4 दिन में शूट हो गया था हमारा लाफ्टर चैलेंज। उनको अच्छा। खुद इतना समय नहीं था उनके पास में, फटाफट कपड़े बदलो जाओ, कपड़ा बदलो फटाफट आओ, ऐसा मामला था। तो 4 दिन में पूरे 13 एपिसोड 4 दिन में शूट किए। अरे क्या बात है! क्या बात है! सर, लेकिन उसके बाद लाफ्टर शो, उसके बाद वो तो कह रहा हूँ सर, मील का पत्थर साबित हुआ है। मतलब उसके बाद बहुत कोशिशें हुई हर हर चैनल के द्वारा, लेकिन वो लाफ्टर शो आज तक, मतलब वो सर, मतलब सब कुछ खाना बंद, सब कुछ बंद, घर के अंदर बंद और टीवी पे लोग देखा करते थे। और उस वक़्त सर, क्या पल होगा सर, जब माँ के आँखों में प्यार के आँसू आए होंगे और उन्होंने जी, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया होगा, सपने पूरे किए होंगे। सर, उस लाफ्टर शो का सर एक बेहतरीन जो आपको जो आपने किया था, वो पेश कोई परफॉर्मेंस प्लीज़ अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बता दीजिए, जो आपका बेस्ट था, जो आपको लगा? सभी बेस्ट थे। जैसे मैं उदित जी का करता था कि उदित जी बहुत प्यारे और हम्बल इंसान हैं। जी, उनको तारीफ़ बहुत पसंद है, कोई तारीफ़ ना करे तो खुद ही अपनी तारीफ़ कर देते जी। हैं। आहा! क्या बात है सारा! क्या गाना गाया था मैंने, अवार्ड नहीं मिला। आहा! मैंने तो भिखारियों के लिए भी गाया है। भिखारी यहाँ इस गली में भीख माँग रहा है और भिखारिन वहाँ उस गली में भीख माँग रही है। अब दोनों एक-दूसरे को याद कर रहे हैं। भिखारी कह रहा है अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है। क्या बात है साला! इस गाने को तो अवार्ड मिलेगा। सर, एक एक हमेशा एक रहता है ना कि कलाकारों को हमने बचपन से अमिताभ बच्चन को सुना है, नाना पाटेकर को सुना है, वो तो आप करते ही हैं मिमिक्री। लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट आवाज़ें हैं सर, वो सर कैसे हो पाती है? थोड़ा उसको मिक्स अप करके आप पेश करके थोड़ा-सा दर्शकों को सुना देंगे? लेटेस्ट में तो हम सब हमेशा यही क कोशिश करते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो मैंने एक फ़िल्म बना दी, लॉकडाउन टू अनलॉक फ़िल्म बनाई। अ, राइटिंग भी मैंने की, डायरेक्शन भी मैंने किया, फ़िल्म बना दी। उसमें मास्टर जी गणेश आचार्य जी हैं, मैं हूँ अच्छा। और भी कलाकार हैं, हुँ, एहसान जी भी हैं और भी लोग हैं। अच्छा, अच्छा। और गाने हैं, 4 गाने इसमें सोनू निगम साहब ने, शाहिद मालिया एंड शबाब साबरी, अच्छा, सना अज़ीज़ इन्होंने गाने गाए। तो एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई थी, तो उसको देखते हर आदमी रिलेट करेगा जब लॉकडाउन में जो कुछ भी हुआ था, वो सब अच्छा। कैसे हुआ। जी, जी, जी। एंड उसमें तो वो माहौल जो हमने गुज़ारा है, उसके बाद फिर मैंने स्टेज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। हुँ, जैसे मिसाल के तौर पे अमित शाह जी के अंदाज़ में मैं कहता हूँ, जी, सर। भारतीय जनता पार्टी आज इस बात के लिए आप सबसे निवेदन करती है कि जुमलेबाजी पे मत जाओ। अभी भी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। टीका आया है लेकिन कोरोना अभी भी टिका हुआ है। लस को आने में टाइम हुआ क्योंकि उसने आलस किया है और लस अब आ गई है। इसलिए दवाई है लेकिन ढिलाई मत करो, और दवाई भी है तो कड़ाई मत करो। कढ़ाई और थाली, थाली और टाली और कढ़ाई, मतलब किचन में ज़्यादातर रहो, बाहर जाने का प्रयत्न मत करो। घर में रह के गृह मंत्री बनो, शहंशाह बनो, बादशाह बनो, क्योंकि मैं अमित शाह हूँ और मैं कोरोना को किसी भी ग्रह में नहीं रुकने दूँगा, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। लेकिन तब तक आप कानून को मत तोड़ो, नहीं तो कानून आपको तोड़ेगा। क्या बात है सर! सर, मैं तो यही कहूँगा कि यार पूरे इंडस्ट्री में हो आप। मतलब ये स्क्रिप्ट कोई आपको लिख के थोड़ा ना देगा सर आपको। कोई लेखक नहीं जी, लिखेगा, कोई डायरेक्टर आपको ये नहीं बताएगा आपको कैसे करना है, कोई प्रोड्यूसर आपको ये नहीं कहेगा ये पैसा मैं लगा रहा हूँ, ये तो सर एक इंडस्ट्री कहते हैं सर, वो एक पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस है सर जी, इंडस्ट्री। सर, मैं कह रहा हूँ जैसे ये आपने अमित शाह को बोला, जैसे नाना नाना जी का सुना दीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। नाना जी का जो आपका मतलब दर्शक चाहते भी है, क्योंकि नाना जी को तो ऐसे है कि लगता है जैसे अगर नाना जी भी सुन लेते हैं, वो कहते होंगे कि यार ये तो बिल्कुल मैं ही बोल रहा हूँ।
नाना पाटेकर जी। नाना पाटेकर का तो अभी बहुत बार मैंने सुना जी। एक्चुअली क्या, मेरा आज थोड़ा सर्दी खांसी भी है मुझे। अच्छा, थोड़ा गला चोकअप हुआ है, चलिए तो जैसा आवाज बदलने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जी, लेकिन यही कहूंगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैफियत में आके अच्छा लगा मुझे। इधर आ, कैफियत का प्रोग्राम पूरा देखना, और जो इसमें गलती निकाले उसे गोली मार। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले जो वक़्त में आपने जो ये मूवी आप बना रहे हैं लॉकडाउन और उसके बाद, क्या सर बताया था? लॉकडाउन और लॉकडाउन टू अनलॉक, हाँ, लॉकडाउन टू अनलॉक सर उसके लिए ये अप्रैल में मूवी रिलीज होने वाली है, लॉकडाउन टू अनलॉक। सर ये इसको सर अपन किसमें रिलीज़ करेंगे हॉल में करेंगे या अपना हाँ, हाँ, मैं हॉल में, बॉम्बे में हॉल में करूंगा, और फिर उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ले आऊंगा, ताकि पूरी दुनिया एक साथ देख सके। तो सुनील भाई एक एक आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज से सरेआम पूरे पब्लिक के बीच में कि जिस दिन ये मूवी रिलीज़ होगी कैफ़ियत के ऊपर मैं इसे रिलीज़ करूँगा और पूरा उसका पक्का। प्रचार कैफ़ियत के ऊपर करूँगा कि मैं बहुत छोटा हूँ ज़रूर आपके सामने बहुत अदना हूँ, लेकिन ये वादा है कि दिल से करूँगा और आज पूरी इंडस्ट्री मुझे मतलब सच कह रहा हूँ जी सुनील भाई, जितने कलाकारों का आपने गायकों का नाम लिया सब मेरे शो में आ चुके हैं। शबाब भी आ चुके हैं सब ये आप आप सबके बहुत लाडले हो, मुझे पता है। पूरा देश, पूरा इंदौर और पूरा बॉलीवुड आपसे बहुत प्यार करता है। थैंक और यू सुनील भाई मतलब, और और आपके आपके काम करने का तरीका जो है वो काफी सीखने वाला है। मतलब थैंक यू। सीखा जा सकता है। इतना इसमें इतना आप एनर्जी भर के काम करते हो, इतना अच्छे से दिल से काम करते थैंक यू ललित भाई। मैं कहता हूँ भाई बस ये है कि उस दिन जिस दिन आपकी रिलीज़ होगी ना, मैं आपसे उस दिन कहूँगा कि मैं कैफ़ियत पे उसको पूरी फ़िल्म को आपकी प्रमोट करूँगा। जो मुझसे बन पड़ा और उस दिन हो सकता है कि आपकी शुभकामनाओं से अप्रैल तक कैफ़ियत और अपने बड़े मुकाम पर हो। मैं मुंबई हो। आके बहुत बड़े मालिक करे सबसे बड़े मुकाम पे पहुंच जाए, ईश्वर से प्रार्थना और करता हूँ। आज आपको बता नए दूँ बाबू साल में जी, नए बाबू साल में सारी प्रार्थनाएं दुआएं सब आपके साथ। ठीक है। बाबू खान जी जो कि आपको एक मूवी में दे दे छप्पड़ फाड़ के में आपने उनके काम किया हुआ है और कल भी हम्म। उनका रात में वीडियो आया था, आपको बहुत तारीफ़ कर रहे हैं सुनील भाई से मेरा मुझे बहुत अटैचमेंट रहा है, बहुत अच्छे उस माहौल में हमने काम किया है। तो सर मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ये जो शो होगा जिस दिन 100 कंप्लीट हो जाएगा मेरा, उस दिन सर मुंबई में एक अच्छी पार्टी हम लोग रखेंगे और उस दिन हम लोग गेट टुगेदर करेंगे, एन्जॉय करेंगे सर। क्योंकि जी। किशोर भानुशाली जी भी ने कहा है, सतीश भाई वहाँ शहजाद भाई कल ही कह रहे थे अभी मुझसे अभी अभी कितने हो गए आपके एपिसोड? ये बस 49 हाँ, 50 तो अभी कंटिन्यू टाइम। करेंगे। हाँ, अब देखिए ना तो ये मई हफ्ते में एक बार होता है कि? पहले सर हफ्ते में 3 करता था, अब हफ्ते में 1 कर दिया मैंने। तो हाँ, अच्छा। हाँ, पहले सर क्या था कि लोग घर में रहते थे तो मैंने 3 किए थे, अब हफ्ते में आपके 1 हो जाता है और हाँ, सही। हाँ, और आप हिमानी शिवपुरी जी भी पर कल ही उनका फ़ोन था, सतीश जी आ रही हूँ मैं। तो आपकी जी। शुभकामनाओं से सुनील भाई जो आपने प्यार दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सच ये है कि आपने भावनाओं को समझा है और भावनाओं को जी। समझो, सर ये छोटी चीज़ नहीं थी। एक डायरेक्टर बनना, एक प्रोड्यूसर बनना, एक कहते हैं कि अपनी ज़मीन को ना छोड़ते हुए पूरे आकाश को मतलब कहते हैं सर उड़ने की एक तमन्ना आपके अंदर थी और वो भी उस वक़्त जब थ्री इडियट पिक्चर रिलीज़ हुई हो, तब सुनील भाई ने कितना बड़ा कदम लिया। उसे ये चिंता नहीं थी उस भाई को कि मेरी फ़िल्म कहाँ पर जाएगी, लेकिन ये था कि दुनिया में एक अलग चीज़ पेश करूँगा। कुछ कहेंगे सर उस फ़िल्म के बारे भावना को समझो मेरे लिए बहुत स्पेशल फ़िल्म है, क्योंकि मेरे प्रोडक्शन की पहली फ़िल्म है, पाल्स फ़िल्म की। उसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। वो बॉलीवुड की पहली फ़िल्म थी जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई थी। इसी वजह से, क्योंकि सबके सब स्टैंड अप कॉमेडियन थे, और उसमें राइट फ्रॉम कपिल शर्मा टू जॉनी लीवर साहब टू राजेश श्रीवास्तव, मतलब ये नेम इट, मतलब जितने लोग आप बोलेंगे उतने सारे उसमें कलाकार उसमें थे। में? और ये मेरे लिए और मेरे प्रोफ़ेशन के हिसाब से, और मुझे भी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार, हम अपने अपने प्रोफ़ेशन में रहकर अगर इस तरह से काम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सीखने के लिए भी अच्छा है, और जुड़े रहने के लिए भी, कंबाइंड परिवार के लिए भी अच्छा है। तो मैं न केवल खुद, बल्कि औरों से भी कहता हूँ कि आप कोई ऐसी फ़िल्म बनाइए जिसमें सिर्फ़ स्टैंड अप कॉमेडियन ही अपना जलवा लुटा सके, क्योंकि इनकी अलग फ़ैन फ़ॉलोइंग है, इनकी बहुत सारी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे एक दिलीप साहब की फ़ैन फ़ॉलोइंग है, जैसे शाहरुख खान की फ़ैन फ़ॉलोइंग है, वैसे ज कॉमेडियंस की भी अपनी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। आप देख सकते हैं कपिल शर्मा का शो कितना बड़ा हिट हो गया है। तो अगर आप सही चीज़ करते हैं तो लोगों तक पहुँचेगी फ़िल्म। और जैसे ये लॉकडाउन टू अनलॉक है, इसमें भी मेरी कोशिश ये तो ये होती है कि हम अपने दोस्तों के साथ ही काम करें। तो इसमें भी आप 4-5 स्टैंड अप कॉमेडियन देख सकेंगे, और ये फ़िल्म लॉकडाउन टू अनलॉक अप्रैल में आ जाएगी। फिर मैं एक दिल से बात कहूँ आपसे हुँ, हुँ। कि मैंने आपको अपने समझिए कि डॉक्टर शो से आपका मतलब कहते हैं ना प्यार करने लगा हूँ। फैन तो सर क्या कुछ पलों के होते हैं, लेकिन प्यार जो करते हैं सर वो ज़िंदगी भर का होता है। ये सच बता रहा हूँ आपसे। और मुझे आज मैं जी, बहुत खुश हूँ और मेरा बेटा नमन जो आपको जानते हैं बहुत अच्छा गाता है, आपका आशीर्वाद उसे मिलता है, सभी जी, इंडस्ट्री में जी। उसका गाना आ रहा है जल्दी। मैं आपको आज एक अरे बात वाह! बता रहा हूँ सर कि आजकल की जो कॉमेडी है सर, जो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है
और आपका सर एक गरिमा, मेरे परिवार में आप बैठे हैं सर, आप कुछ भी करेंगे, मुझे मालूम है कि आपकी लिमिटेशंस आप जो बोलेंगे सर सिर्फ सच बोलेंगे। लेकिन सर उसमें जी। ये नहीं करेंगे कि छोटी-सी चीज़ के लिए अपने को उस वक़्त क्या गुज़रेगी वो कुछ लोगों पर, सर उसके बारे में बताइए जो चल रहा है? नहीं, मैं तो जो मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरी समझ में नहीं आता, वो मेरे समाज में नहीं आता। क्या बात है! मुझे ऐसा लगता भाई, भाई, भाई बड़ी ताली, पूरे हिंदुस्तान से ताली वाह! क्या बात है! क्या जो मुझे समझ में नहीं आता, मेरे समाज को समझ में नहीं आता। ग्रेट, ग्रेट वाह! क्या क्योंकि बात मैं समझता हूँ कि समाज में आप किसी भी तरह की बुराई कर रहे हो, चाहे वो शाब्दिक बुराई हो, चाहे वो फिज़िकल बुराई हो, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हो, वो आतंकवाद ही है। समाज को खराब करना, समाज को गलत दिशा देना, भ्रमित करना, जी, एक एज़ गुड एज़ वो आतंकवाद ही है। तो मैं ये सब जितने भी बिलो द बेल्ट करते हैं, जितनी गालियाँ बकने वाले हैं, जितने खराब अ, बातें करने वाले, ऐसे लोगों को मैं कलाकार मानता ही नहीं। मैं समझता हूँ कि ये कुछ अलग जमात के लोग हैं। एक बचपन में मेरे एरिया में बेवड़ा आता था शराबी, वो बहुत गाली-गलौज करता था, पूरा मोहल्ला उसकी गाली पे हँसता था और बाद में उसको एक टाइम में भगा दिया जाता था जी। कि भई चलो अभी बहुत हो गया तेरा, ठीक है? हुँ, 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 तो वो जाते-जाते बोलता था कि अरे जब तक मैं खड़ा था आप लोग हँस रहे थे, अभी आपका काम हो गया तो मुझे भगा रहे हो, हुँ। तो अब मैं आप सबको श्राप देता हूँ पूरे समाज को। बोले क्या श्राप देता हूँ? बोले एक टाइम आएगा कि मेरी ऐसी ही नाजायज़ औलादें इसी तरह से गाली-गलौज करके स्टेज पे लोगों को हँसाएगी और तुम्हारी नाजायज़ औलादें टिकट खरीद के उनको देखने जाएगी। सुनील भाई मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि देखिए आपने कहा दिल की बात एक सच बोला आपने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जो आपने दिल की आपकी फीलिंग आपकी सोच आपके विचार आपके सच का उन चीजों को आपने पेश किया क्योंकि जिस जगह हम पलते हैं ना सर वहीं से चीजें निकल के आती हैं और हमें बताया जाता है कि हम कैसी जिंदगी काटे हमारी माँ हमारे पिताश्री हमारे परिवार के लोग लेकिन सर मैं आगे चलता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये जो औलाद ये सब बातें जो आपने कॉमेडी करके लेकिन बहुत गहरी बात कही है आपने सर जिस दिन सेंसर बोर्ड लगेगा सर तब क्या होगा इस सेंसर बोर्ड से भी कुछ नहीं होता है। जी सेंसर बोर्ड सेंसर बोर्ड एक ढकोसला है, एक ड्रामा है। जी, सेंसर बोर्ड से कुछ नहीं होता है। जी, मेन सेंसर बोर्ड तो आपके अंदर होना चाहिए। जी, बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में रिलीज़ हुई जो सेंसर बोर्ड के थ्रू ही तो रिलीज़ हुई ना। जी, जी, कई जी, ऐसी फिल्में जो आपने अपने परिवार के साथ देख ही नहीं सकते, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जिसमें अश्लीलता भी है, जिसमें गालियाँ भी हैं, जिसमें जी, हर चीज़ है, हर बुराई है। जी, जी, तो सेंसर ने तो पास कर दी उसको। जी, जी। फिर वो क्या करते हैं जान बचाने के लिए कि हमने उसको ए सर्टिफ़िकेट दे दिया, बी सर्टिफ़िकेट ये सब ड्रामे ही है ना। ये तो तुमने सहूलियतें बनाई ना, एक काम करो, तुम इसमें तो फ़िल्म रिलीज़ नहीं कर पाओगे, इसमें कर दो, थिएटर में तो आ ही रही है ना पिक्चर। ए एडल्ट कर दो, यूए कर दो, ठीक है? जी, 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 जी। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अ, मेन सेंसरशिप जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, सेल्फ सेंसरशिप जिसे कहते हैं। आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं जब बोल रहा हूँ, मुझे लोग 100 लोग सुन रहे हैं, तो उन पे क्या गुज़रेगी और ये लोग तो जो जितने भी ये सब जो डिफ़ॉल्टर जो लोग जिनका आपने नाम लिया, ये सब इस टाइप की जो कॉमेडी सो कॉल्ड कॉमेडी करते हैं, उनके तो माँ-बाप भी उनको वो बोलते हैं कि तू पैसा कमा रहा है तो बस ठीक है, बाकी फिर तू कुछ भी कर चलेगा। बिल्कुल तो सही, मतलब हाँ, बिल्कुल। तो वो पूरा जड़ ही खराब है पूरी, ठीक है, ओके? मैं पूरी तो सर जड़ ही आगे खराब बोलूँ सर, वो अपने माँ-बाप के सामने वो कॉमेडी कर भी नहीं सकते। मतलब उनके नहीं, माँ-बाप नहीं करते हैं। उन्होंने उनको पूछा किसी ने हुँ, कि बोले यार ये चीज़ें जो आपके परिवार वाले देखते हैं क्या? बोले हुँ। हाँ, देखते हैं, उनको मैं पैसे दे देता हूँ, उनको पैसे मिल जाते हैं, तो उनको बोलता ठीक है, आप जो भी करना है करो, ठीक है? सर मैंने जो तो लाइनें वही ना कि वो आपके लिए मैं पूरा पूरा वो पूरा जूते पेड़ जड़ ही खराब है पूरी। जी, जी। मैंने आपके लिए इसीलिए बोला था शुरू में कि जूते फटे पहन के हाँ, आकाश में चढ़े थे और सपने हमारे हुँ, औकात से बड़े थे, फिर भी नहीं किया था हाँ। हमने ज़मीं से सौदा, 2-4 आसमाँ तो कदमों पे गिर पड़े थे और मैं नहीं कहता क्योंकि हूँ सर आप मुझे 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 रोज़ ऑफ़र आते हैं ऐसे, मैं बात समझ सकता ओटीटी के, फलाँ के, इसके, बहुत ऑफ़र आते हैं। मतलब क्या करना क्या है? बोले सर वो कहानी है, तो गालियाँ हैं इसमें? बोले हाँ। बोला कभी नहीं करूँगा। तुम अरबों रुपए दे दो, दौलत दे दो, करोड़ों रुपए दे दो। आई एम नॉट पंकज त्रिपाठी, आई एम क्या नॉट बात है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, आई एम हुँ, नॉट मनोज बाजपेयी जी, कि जी। नेशनल अवार्ड भी ले रहे हो, देश का सम्मान भी ले रहे हो, जी, पुरस्कृत भी हो रहे हो और वहीं वेब सीरीज़ में गंदी-गंदी हरकतें, गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हो। वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैं दोगला बन के समाज में अपना कुछ नहीं करना चाहता। मैं फ़िल्म में भी करूँगा कोशिश कि उसमें भी अपनी तरफ से मेरी अगर फ़िल्म के दूसरे कैरेक्टर करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा खुद का कुछ गलत ना हो और स्टेज पे तो बिल्कुल ही नहीं, बीरबल सवाल ही नहीं। बीरबल जी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा ओह! मुझे जी, कल जी। भी उनका फ़ोन था वो कि सुनील भाई को मेरा प्यार देना और आशीर्वाद देना। सर वो हमारे गुरु हैं, वो गुरु हैं हमारे बीरबल जी।
जी, और मैं उनको बहुत सम्मान अ, हमारा बहुत सम्मान है उनके लिए, क्योंकि वो हमारे बहुत सीनियर कलाकार हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, सभी कलाकारों से, नए कलाकारों से। इज़ वेरी गुड, मतलब है ना, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। सीनियर हो तो ऐसा हो। सुनील भाई, एक रोज हुँ, बीरबल जी खड़े थे, उनका ऑडिशन चल रहा था। योगी भाई जी। जानते होंगे, योगी राज, मेरे बहुत अच्छे। जी, जी, हाँ। उन्होंने जब देखा कि बीरबल जी मोटा चश्मा लगा के वहाँ पर ऑडिशन दे रहे हैं, एक 25 साल का बंदा या बंदी उसका ऑडिशन ले रहा है, तो योगी ने उनसे हुँ, कहा कि मेरी शक्ल देख के क्या किया था? मुझे दिया था ना। और बीरबल जी जो हाँ, 700-800 फ़िल्में कर चुके हैं, उनका आप ऑडिशन ले रहे हैं। वो पाठशाला हुँ। है पूरी। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में आप? आपको मैं बता दूँ, अभी लाफ्टर 4 आया था, 5 आया था, अक्षय कुमार जिसमें जज थे। जी, जी, जी। उसमें एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज़ नगीने शामिल कर दिए गए थे, ठीक है? जी, आपको बता दूँ, तो सिलेक्शन जो टीम थी ना, जी। उसको लाफ्टर का भी मतलब नहीं पता था, नहीं ठीक आता। है? हाँ, एक दिन मुझे फ़ोन आया जी, लाफ्टर 5 का, जी, कोई लड़की फ़ोन कर रही थी, जो उनकी क्रिएटिव थी, जी, जी। जो उस शो की क्रिएटिव है, ठीक है? वो मुझे फ़ोन करके बोल रही है कि सुनील जी, आप लाफ्टर चैलेंज का नाम सुना है आपने? मैं बोला मैं बोला हाँ सुना है, क्या हुआ? बोले सर अरे सर, ये तो आप कैफियत का सबसे बड़ा आगे सुनिए, बोलती कि सर इसमें आप स्टैंड अप करते हैं ना? बोला हाँ करता हूँ। बोले सर आप आएँगे क्या इसमें? तो मैंने कहा क्या करना है मुझे वहाँ पर? बोले कुछ नहीं, आपको कॉम्पिटिशन में भाग लेना है और अ, अगर आप विन कर गए कॉम्पिटिशन में, आपको एज़ अ कंटेस्टेंट आना है। कंटेस्टेंट मतलब आपको उसमें भाग शामिल होना है मुझे बस। प्रतिभागी बनना है। बोले हाँ, सब आ गए। मैं मेरे को काटा तो खून नहीं, बोले अरे! बोला आप कौन बोल रही हो? बोले मैं इसकी क्रिएटिव बोल रही हूँ। मैंने कहा क्या जाहिलियत है! तो मैंने कहा इसके जज कौन है? बोले वो ज़ाकिर खान है, वो कोई दुआ है, वो कोई एक बद्दुआ है, 3 लोग हैं, ठीक है? मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसको जज बनाना चाहिए, उसको तुम ऑडिशन के लिए बुला रही हो, ठीक है? और जिनका ऑडिशन लेना चाहिए, उनको तुम जज बना दी। सुनील भाई मतलब मैंने उनसे कहा कि तुम्हें शर्म आ रही है? जी, इस बोलते हुए जी। उस लाफ्टर चैलेंज की शुरुआत हम ही लोगों ने की थी। और और विनर तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता। और उसके बाद देश और दुनिया में लाफ्टर चैलेंज शुरू हुए। हुँ, पंकज सरस्वत डायरेक्टर थे उसके, उनका धन्यवाद है। मैंने कहा जिसको जज बनाना चाहिए, उसको तुम ऑडिशन के लिए बुला रही हो, और जिनको ऑडिशन में बुलाना चाहिए और फेल कर देना चाहिए, उनको तुमने जज बना दिया, ठीक है? वो तीनों लोग जो जज बनकर खड़े हैं, वो हमारे किसी भी आर्टिस्ट के सामने स्टेज पे 5 मिनट नहीं चल पाएँगे। इंदौर में अगर खुली पब्लिक में, वो सब बेवकूफाना पब्लिक में छोड़ दो। कभी खुली पब्लिक में अगर उनको खड़ा कर दिया जाए, 5 मिनट में पसीना छोड़ देंगे लोग, पसीना। तब पता चल जाएगा कि क्या होती है कॉमेडी और क्या होता है स्टैंड अप। बोले नहीं, नहीं सर, आप तो सब समझे नहीं। मतलब बेटा फ़ोन रख दे। अब आगे मेरी भाषा और बिगड़ती जाएगी। रख दे फ़ोन। क्योंकि क्या तू क्रिएटिव है, मैं अब तेरे से मुझे क्रिएटिव बनने में मजबूर मत। क्या गुज़री होगी सर, क्या इस तरह की बेवकूफ़ियाँ, ये टेलीविज़न पे भी क्या हो गया कि जी, अक्ललेस लोग आते जी। हैं। पहले अखिलेश थे, अभी अक्ललेस, है ना? मैं सुन भाई, मैं सच कह रहे हैं आप कि मतलब सोचिए आप इसलिए मैं टेलीविज़न पर भी, लोग बोलते हैं टेलीविज़न पे काम नहीं करते। मैं बोला यार, क्या होता है कि आप आपको बहुत लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत लोगों को बताना पड़ता है टेलीविज़न पे कि ये, क्योंकि हर आदमी मैक्सिमम 99 90% टेलीविज़न पे सब इडियट है, इसलिए तो इसको इडियट बॉक्स कहा जाता है, ठीक है? इडियट है, को अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं, उनको उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास गलत इंग्लिश और सिगरेट, चाहे लड़का हो या लड़की, एक हाथ में बियर का कैन, एक हाथ में सिगरेट एंड अतरंगी बाल कटे हुए हैं, अ, सतरंगी तुम कुछ अलग ही, कुछ अलग ही, तो वो लगता ही नहीं कि धरती के लोग हैं, वो एलियंस लगते हैं, कुछ अलग ही। हाँ, हमारे परिवार के लोग हैं। अलग ही गोले के लोग लगते हैं, भांग का गोला खा के बैठे रहते हैं, ठीक है? सही है, सही। इसीलिए तो सर तो असर में उन बेवड़ों को, उन चरसियों को हुँ, मैं जाके समझाऊँ, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ? जिस दिन जब जो लाफ्टर आया था, जी, तब एक सुलझे हुए आदमी ने हम सबका ऑडिशन लिया था और हमें लिया था। आज तक हम लोग उस शो का काम से नाम से जाने जा रहे हैं ना, पंकज सरस्वत जी का धन्यवाद। जिमी मोज़ेस जो हमारे गुरु हैं, उनका धन्यवाद। हुँ, और आगे भी जब कभी ऐसा काम आएगा, तो ऑफर तो रोज़ आते हैं मुझे। टेलीविज़न के रोज़ ऑफर आते हैं और डेली सोप के लिए आते हैं।
ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आते हैं, गाली गलौज करना, भाई मैं नहीं कर सकता मेरे भाई। आई एम वेरी मच आंसरेबल टू माय ऑडियंस। आई सर एम ये वेरी मच आंसरेबल ये आंसरेबल सर टू मैंने द जिक्र सर ऑडियंस। लिलीपुट जी से भी किया था इसी बात को लेके कि हम्म, लिलीपुट जी ने भी देख भाई देख एक इतना बड़ा सीरियल बनाया था जिसमें उनके वो डायरेक्टर उसमें वो उनके पूरे पेन था उनका पूरी उन्होंने लिखा था स्क्रिप्ट लिखी थी। अब जाके उनको वेब हम्म, सीरीज में काम मिला। सर देखिए ना मतलब कहते हैं कि सर और वो लोग जिनको कॉमेडी जो आपने कहा मैं सर वही पहुंच रहा हूँ कि सर अगर मेरा बेटा वो स्टैंड कॉमेडी के वो अगर लगा दे यूट्यूब पे तो सर मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा मेरी वाइफ भी नहीं बैठ पाएगी। हम्म। जबकि आप लोगों का हाँ शो नहीं, बहुत गालियां देते हैं लोग, बहुत गालियां, जिनका इतनी गालियां बकते हैं। और वो लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई इनके परिवार वालों को फर्क नहीं पड़ता, घर वालों को फर्क नहीं पड़ता, कैसे लोग हैं यार। मेरे घर वालों को तो बहुत फर्क पड़ेगा भाई। मेरे मेरे मैं अगर आपको अपना वीडियो भेजना चाहूँ तो मैं शर्म से मर जाऊंगा ऐसा वीडियो भेजने से पहले कि यार क्या सोचेगा अगला आदमी मेरे बारे में। और ये साले बिंदास करे जा रहे हैं, उनको यूटीटी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले भी सपोर्ट करते हैं, इनके माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं। क्या सारे ही करप्ट है क्या? मतलब उनको किसी को कोई शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? ऑडियंस भी बेशर्म। वो खैर उनकी जो ऑडियंस होती है वो तो खैर खरीदी होती है ज्यादातर तो उनको हँसाना होता है मतलब कि तुम्हें हँसना है केवल। ज्यादातर क्योंकि जी, सोशल मीडिया पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं वो सारे व्यूज खरीदे हुए हैं। तो और उसमें फिर उनके कुछ अ, जो होता है ना, जैसे नेताओं के चमचे होते हैं, वैसे इनके भी कार्यकर्ता होते हैं। इनका काम है कि सिर्फ इन्हीं की तारीफ करते रहना, इन्हीं की तारीफ करते रहना, वाह चुप वाह। आप वीडियो देखो बोले यार इसमें हंसी तो कुछ थी नहीं, सिवाय चार गालियों के, कोई हंसी तो थी नहीं। लेकिन नीचे आप देखोगे वाह 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 वाह, मैंने कहा, भाई कौन सा वाह कर रहे हो? और वही लोग फिर हमारे वीडियो पे आके, क्योंकि उनका काम है, उनको बोला गया है कि हमारे वीडियो को बाइकआउट करो, गाली दे दो, फला करो, ये करो। जबकि मैं देखता हूँ कि मैंने बोला ये जो कंटेंट जो हमने बनाया है ना, ये तुम्हारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं ना, उनका बाप भी नहीं बना सकता, उनकी औकात नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना कि मैं ये सिर्फ जोश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस बात पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आत्मा की वाणी अगर अ, आत्मा की वाणी जो है ना वो जबान की वाणी से श्रेष्ठ होती है। तो ये मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, मैं जबान से नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। मुझे पता है ये लोग कितने पानी में और कितने अजीबो गरीब अतरंगी और ऐसे उल्टे सीधे काम करके वहां पहुंचे हुए। मैं नहीं कर सकता। तो और जिस दिन मैं तो खुला जितने भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको खुला चैलेंज करता हूँ, किसी दिन आ जाओ स्टेज पे, पता चल जाएगा पूरा एक झटके में, पता चल जाएगा तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी, कितने पानी में हो। हमारे मंच पे आ जाओ, और तो या तो तुम्हारे मंच में हमको बोला, पता चल जाएगा। सुनील भाई एक बात कहूँ आपसे। वही जो ऑडियंस की जो गालियां सुन रही है और खुश हो रही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, उनको ब्लैकमेल कर दिया गया, उन ऑडियंस को ब्लैकमेल कर दिया कि बिल्कुल सही कह रहे अरे हैं। तुम लोग कूल हो, डूड हो, तुम ये हो, तुम्हारी ये लैंग्वेज है, तुम्हारी वो लैंग्वेज है। वो ना एक वेस्टर्न चीजों से जोड़ दिया गया। जी, जी। वरना वो जो ऑडियंस है बेचारी, वो तो इतनी इनोसेंट है कि उनको अगर आप कोई अच्छी चीज दिखाए तो वो तो और पागल हो जाएगी। क्योंकि हमने भी कॉलेज के शोज किए, बिल्कुल सही। बीएचयू के फेस्टिवल किए, बहुत सारे किए। कॉलेज के स्टूडेंट तो इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे और इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इतने सुलझे होते हैं कि वो वाकई मुझे लगता है कि यार हमारी देश की पीढ़ी जो है आगे चल के यही है, और उनको ही आगे देश को संभालना है। और देश समाज और खुद का नाम, सबका नाम रोशन करेंगे ये। वो तो पेवड़े फेवड़े जो होते हैं वो उनके प्रोग्राम में जाते हैं, जो खुद के लिए भी बोझ है, धरती के लिए भी बोझ है, माँ बाप के लिए भी बोझ है। इसलिए इनकी वजह से उनके शोज हैं। मैं सुनील भाई मैं आगे बढ़ता हूँ। इंदौर देखिए बहुत मतलब ये जो शहर है इंदौर, इसको संस्कृति बहुत पुरानी है। यहाँ आशा लता जी पैदा हुई हैं। बहुत सारे मतलब ये अपने आमिर खान साहब जो कितने बड़े अपने जिन्होंने धुन बनाई है, बहुत सारे राग बना रखे हैं। शहबाज भाई के जो पिताश्री हैं, इतने बड़ा इतना जी जी। इस जमी पे आपने जब शो किया था आपको याद होगा कितना प्यार मिला था। मैं भी था उसमें जब विक्रम बजाज सब लोग थे। लेकिन भाई देखो ना कि आज जो है आज भी सर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कुमार विश्वास जी को बुलाया जाता है। वहाँ इतने अच्छे-अच्छे कवियों को आप जैसे कलाकारों को बुलाया जाता है। और मैं सर आगे बढ़ के बोलूँ सर, जिस कलाकार को जो मेरे सामने बैठा मेरा बड़ा भाई, वहाँ पर आके जॉनी लीवर वहाँ पर उनको खड़े होके आशीर्वाद देते हैं। वहीं सर आप खड़े होके महमूद साहब को प्रणाम करते हो सर। मैं चैलेंज करता हूँ ये लोग सर किसी का नाम लेके तो दिखाएँ या किसी का आशीर्वाद लेके तो दिखाएँ। सर सच कह रहा हूँ। अरे नाम नाम मतलब अगर ये अपने एक्ट में किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम लेते ना, तो ऐसा लेते जैसे इनका नौकर उनके बाप का नौकर हो। वो आया था, वो गया था, वो बैठा था, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा। मतलब ऐसा है बोलते जैसे, मतलब इतने बदतमीज। और वो जाहिर सी बात है, जब माँ बाप खुद बोलते हैं कि भाई पेमेंट ला रहा है तो हमें कोई हरकत नहीं है, चोरी कर, तू ऐसी तैसी करा, जो भी कर, तो समाज में वो ना, जैसे वाल्मीकि का किस्सा था ना कि जी, भैया जी। तू जो भी कर, हमारा पेट भी तेरा कर्तव्य है। जी, तो जी। वैसे इसके इन लोगों के माँ बाप है, तो क्या जिनके संस्कार ये है कि तू कुछ भी कर, तो उसने उन्होंने क्या संस्कार दिए हुए इन लोगों को? तो
बड़े बदतमीज होते हैं, ना स्टेज को छूते हैं, प्रणाम नहीं करते और नहाते धोते भी नहीं। आपने देखा होगा माइक, कपड़े गंदे पहनेंगे, दाढ़ी की नहीं है, और बदतमीजी वाली भाषा, बेवड़ों वाली भाषा, मतलब इनको होश होश तक नहीं रहता है इनका। मतलब इन लोगों को तो बस मुझे लगता है कि एक बंद कमरे में सारे सबको बंद करना चाहिए और 4 दिन तक सिर्फ मारना चाहिए इनको, सिर्फ 4 दिन। बहुत मारो, बहुत मारो, कितनी गालियाँ बकनी पहले बको यहाँ पर, उसके बाद इनको छोड़ना चाहिए और ये भी नहीं बताना चाहिए कि क्यों मारा। सुनील भाई, एक बात तो है कि हुँ, आज कैफियत जो परिवार का शो है, हमेशा मेरे मेरे शो में जितने लोग आए हैं सब पारिवारिक रहे। आपके साथ आज दिल की बातें जो की है, ये एक ऐसी बातें हैं जो सचमुच आपसे पूछी भी नहीं जाती, क्योंकि लगता है उन्हें कि कल वो आएँगे, ऐसा होगा। और सच है, आपने जो आज बयाँ किया सचमुच। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा माहौल बदले, कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके ज़हन में सुनाने के लिए आज मैं श्रोताओं को सुना दूँ चलो, तो ऐसा कुछ नया, कुछ भी जैसे आपको हो, चलते-चलते कुछ? अ, मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। सडनली जो मेरा भाई आज सुना मैंने दे। आपके शो के लिए तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी कर रखी थी। आइटम अच्छा, के लिए तो हाँ, चलिए अब देखता हूँ कुछ याद आता है तो। जी, जी, जी। अ, अब जैसे पंकज त्रिपाठी है, जी, जी, मैं जी। उस आदमी को हमेशा ये सोचता हूँ कि यार ये एक्टर इतना अच्छा है, जी। इसको वो सब मिर्ज़ापुर वगैरह नहीं करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा पंकज जी ऐसा क्यों किया आपने? देखो, इंसान की ज़रूरतें होती हैं, मेरी भी ज़रूरत है। यहाँ आया मैं, मुंबई में रहता हूँ परिवार के साथ। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कन्फ्यूज़न यही है कि भाड़ा भरना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, किश्तें हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, सबको निभाना पड़ता है। इसलिए मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़ करना पड़ता है, गालियाँ देना पड़ता है, तब जाके मोटी प्राइज़ मिलती है। लेकिन सर मैंने कहा क्या अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं मिर्ज़ापुर का डायलॉग तुम्हें सुनाऊँ, तुम जाओ। बोला सर मिर्ज़ापुर का डायलॉग सुनाओ, 4 गालियाँ उसमें सुनोगे? मैंने और सर, और क्या वो थोड़ा और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, माँ का बाप बाप भाई का सबका कसम खा के कहता हूँ, माँ कसम कैफियत अपन को बहुत पसंद है। मैं 15 दिन तक लगातार देख सकता हूँ, 15 दिन तक शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक देखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, माँ कसम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है रे कैफियत, माँ कसम सलाम है आपको सलाम। अब इसको करते रहो इसको, इसके 100 एपिसोड नहीं, इसके 1000 एपिसोड करो, माँ कसम। आप उनका पूरा सपोर्ट है, वासेपुर, मिर्जापुर सब आपके साथ। क्या बात है, क्या लॉकडाउन के ऊपर भाई कुछ आपने, क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहे हैं लॉकडाउन के, तो उसमें हम्म, कुछ? लॉकडाउन पे तो मैंने बहुत सारी चीजें की। अभी सडनली खड़क से याद नहीं आ रहा। मतलब इतना है ना कि मैं डेली दो तीन आइटम बनाता हूँ और जी, यूट्यूब पे डालता हूँ। जी, आपने जी। देखा ही होगा मेरा यूट्यूब चैनल सुनील पाल ऑफिशियल। आज ही इसको शेयर करेंगे। हाँ, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। सुनील भाई, मैं एक बात और सुनील कहना था आपसे पर्सनली, कि वो फेसबुक हम्म, में ना आपका शायद कहीं वो डिलीट हो गया, मुझे आप जोड़ लीजिएगा, जिससे मैं आपके कोई भी कंटेंट जो है ना, मैं जैसे जो हाँ कोई हाँ, ट्रैकर आते हैं, शेयर करेंगे हाँ। हमेशा मैं डालता हूँ। जैसे गूफी भाई ने कल भेजा था मुझे, तो गूफी पेंटल जी का मैंने हम्म, वायरल किया था। जी। हाँ। हाँ, बताइए। अभी रजा मुराद साहब मिले थे, जी, तो मैंने रजा मुराद साहब पर एक जोक बना दिया कि जी, रजा मुराद साहब को जब प्यार हुआ जी, तो भाभी जी अपने पापा के पास में गई जी, रजा साहब की सिफारिश करने के लिए जी, कि जी, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, जी, पापा मुझे उससे शादी करनी है। जी, तो पापा गुस्से में बोले, भाभी के पापा, जी। कौन है वो नामुराद, कौन है वो नामुराद? तो भाभी बोली, पापा आप गलत बोल रहे हो, वो नामुराद नहीं, वो रजा मुराद। और आपको तो पता है कि बंगाल में जो है वो अजय को ओजय बोलते हैं, ठीक है? जी। तो रजा साहब गए तो बोले, रजा साहब दिन भर भूखे रहे क्योंकि सब लोग उनको कह रहे थे, आप रोजा है ना, आप रोजा है, आप रोजा है। हाँ मैं, हाँ तो फिर ठीक है, तो दिन भर खाना नहीं मिला क्योंकि रोजा रोजा उनको लोग रोजा समझ रहे थे। तो कभी कभी उनको इस तरह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। जी, 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 अब जी। जैसे इसमें भी अब जैसे इसका वैक्सीन आई है अभी, ठीक है, ओके। वैक्सीन जो आई है तो इसको कव्वाल जो है बहुत जोर जोर से गा रहे थे वैक्सीन आने से पहले कि 1 साल हो गया, प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, बड़ा
बुरा हाल हो रहा है तो साबरी वैक्सीन। ब्रदर्स आए थे, वो कह रहे थे, बोले सतीश भाई कुछ नहीं चल रहा अभी, वो भी बता रहे थे। हाँ, जी। तो साबरी ब्रदर्स कह रहे कि वैक्सीन से कह रहे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, ढेर ना हो जाए हम सब ढेर ना हो जाए, डेढ़ ना हो जाए हम सब डेढ़ ना हो जाए, आजा रे। अब ये बात बाजू में पंकज उधास से सुन ली, तो उनको गुड न्यूज देते हुए पंकज उधास कहते हैं, वैक्सीन आई है, वैक्सीन आई है, बड़े दिनों के बाद, बड़े महीनों के बाद, कोरोना की मेडिसिन आई है, वैक्सीन आई है, वैक्सीन आई है। तो इस तरह से फिर पंकज उधास भी अब खुशी के मारे पंकज त्रिपाठी बन के घूम रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन आई है और वैक्सीन सबको मिलने वाली है। और लेकिन कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि अ, इसको लो मत। हमारा हमारे दोस्त पड़ोसी कह रहा, भाई ये वैक्सीन आई जरूर है मगर इसको लेना मत भाई, इसको ये जो सुई है, ये जो इंजेक्शन है, ये जो दवाई है, ये जो टीका है, ये जो लस है, इसको लगाना मत भाई। बोला क्यों भाई, आप शुद्ध शाकाहारी हो ना? बोला, हाँ, इसमें सुअर है भाई, आई एम श्योर भाई, इसमें सुअर है भाई। और मैंने अपने भांजे को तो मना कर दिया। मैंने क्यों? वो कुंवारा है और इसके साइड इफेक्ट बहुत है भाई, वैक्सीन लगाने के बहुत साइड इफेक्ट है भाई। इसके साइड इफेक्ट इतने हैं भाई कि आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बीच वाला हो जाता है भाई। मैंने कहा, तुम इतना यकीन के साथ कह सकते हो? भाई वो बीच वाला तो होना ही है, वैक्सीन से साइड इफेक्ट है भाई। मतलब कैसे भाई, इसका नाम क्या है? मैंने कहा टीकाकरण। हाँ टीकाकरण, और करण तो तुम समझ गए ना भाई, ज्यादा टीका नहीं करूंगा, समझ गए होंगे आप, टीका टिप्पणी से दूर रहो। ऐसे लोगों की अलग अलग राय भी है, अपनी अलग अलग बातें भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि तो इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मित्र, मित्र, जरूरी ना हो तो घर से बाहर रोड पे मत उतरो, क्योंकि घर में बैठ के हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चार लोग चला रहे हैं हंसी के नाव का चप्पू, चार लोग चला रहे हैं हंसी का नाव बाय चप्पू, पहला पप्पू, दूसरा गप्पू, तीसरा कप्पू कपिल शर्मा, और चौथा अप्पू। और जो इस बात को समझ जाए वो मेरी तरफ से सत्य पप्पू, और जो नहीं समझेगा वो उड़ान टप्पू। क्या बात है, क्या बात। मैं तो यही कहूँगा सर कि कोई भी सर कलाकार ना सर पैदा होता है सर, उसको बना नहीं सकते। क्योंकि देखिए सर, नई चीज़ें आपने जिस तरह से कैसे ज़हन में आती है मुझे तो नहीं मालूम। और रही बात, लोग कहते हैं क्रिएटिव टीम होती है, तो मैं कहूँगा सुनील पाल के दिमाग की टीम तो कोई ले ही नहीं सकता। वो अपने अपने मेरा बड़ा भाई जो है हमेशा अपने दिमाग से नई-नई चीज़ें क्रिएट करता है। और सुनील पाल का जो अपना एक अलग पहचान है, क्योंकि उसकी जो जी, जो एक शैली है, जो उसका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। क्यों कहते हैं कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। तो सुनील पाल को बनाने की ज़रूरत नहीं कि सुनील पाल को कोई बनाए या उसे लिख के दे। सर आपको बताऊँ, आजकल जितना भी सर लिख के दिया जाता है तब वो चीज़ें होती हैं। आप तो सर आपका जैसे एक जैसे पिछली बार कोरोना इंडस्ट्री के कुछ दो तीन लोगों को हो गया था। जी, जी, जैसे मिसाल के तौर पे पहले सबसे पहले हुआ कनिका कपूर को, जी, सिंगर कनिका कपूर को। जी, 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 फिर किरण कुमार को हुआ, जी, तो अनुपम खेर ने किरण कुमार का इंटरव्यू लिया कि भैया ये कोरोना होता कैसा है, कैसे होता है, क्या होता है। तो पूरी जानकारी किरण कुमार से ली, और किरण कुमार ने फाइनली पूछा कि ये सारी जानकारी आप मुझसे ले क्यों रहे हैं? बोले भाई पहले कनिका कपूर को हुआ डबल के, फिर किरण कुमार को हुआ डबल के, मेरी पत्नी का नाम भी डबल के है, किरण खेर। मैं चाहता हूँ उसकी खैरियत, मैं नहीं चाहता कैफियत। आपको तो इतनी जानकारी किरण खेर ने ले रखी थी कि बाद में उनके परिवार में सबको कोरोना हुआ, माँ को हुआ, सबको हुआ, किरण खेर को नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है ना कि किरण कोरोना उनको होने से डरता है। उनको ही डरता है। जैसे अभी एक्चुअली क्या है, इसके ए सिम्टम्स जो है जी, वो बड़े महान चर्चित रहे हैं। तो ए सिम्टम्स मतलब अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, जी, सुरक्षा की इतनी गारंटी के बाद, जी, ज़ेड सिक्योरिटी के बाद अमित शाह को हो गया,
फिर बोलेंगे, आप बोले ए फॉर अंबानी को क्यों नहीं हुआ? अंबानी को इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास जियो जियो की स्कीम है, उनको कोई कोई मार नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों ने आपने जिस तरह से पूरे पूरे हिंदुस्तान को अपनी शुभकामनाएँ दी कि गरज बरस प्यासी धरती को फिर से पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़धानी दे मौला और 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। पूरी बातों का अगर मैं कहूँ तो सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। आकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं सर कपिल के शो में आ जाइए स्टैंड अप स्टैंड अच्छा वो कह रहे हैं कि सर कपिल के शो में भी आप आ जाइए, ये आपको आकाश उपाध्याय जी का एक प्रश्न देखिए, कपिल के शो में कपल चलते हैं, कपल, ठीक है? जो डबल डबल तर्कस हो, जैसे कृष्णा है, ठीक है? अब कृष्णा औरतों का नाम भी होता है, कृष्णा पुरुष का नाम भी होता है। है। अच्छा, तो अच्छा। यही वजह है कि आप देखिए कृष्णा वहाँ पर कभी पुरुष भी बनता है, कभी औरत भी बन जाता है। जी। कीकू शारदा, कीकू पुरुष और शारदा महिला, ठीक है? तो वो भी कभी महिला बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है। फिर ग्रेट। भारती सिंह भारती सिंह उसको देख के लगता ही नहीं कि कभी ये औरत रही होगी, ठीक है? ओके, ठीक है? जी। और मतलब ऊपर से भारतीय दिखती है, अंदर से सिंह ही है वो, ठीक है? सिंह साहब है, ठीक है? और तो आपने देखा होगा कि चौपाटी पे कुछ प्रेमी जोड़े उनको परेशान करने के लिए हमेशा वो आ जाता है, दे दे बाबा, दे दे बाबा। उनको लगता है कि लड़की का रूप भी मुझ में है, लड़के का रूप भी मुझ में है, तो इन दोनों पे मेरा हक है। तो जी, वो कपल जो है उनको कुछ पैसे दे देते हैं, जिनकी वजह से इनका खर्चा चल जाता है, ठीक है? जी, जी, तो जी। आप देखिए समुद्र किनारे कपल इनका खर्चा चला रहे हैं और कपिल के शो में कपल औरत और आदमी का रूप धारण करने वाले उनका खर्चा चला रहा है। वहाँ कपल से चल रहा है, यहाँ यहाँ कपिल से चल रहा है। सर कृपेश अंसारी जी कह रहे हैं कि स्टैंड अप या फ़िल्म या ऑनलाइन कौन-सा शो मज़ेदार होता है? सभी सभी ठीक है, सभी ठीक है। जब आपको जब जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिले और आपको ऑडियंस अपना ले, सभी अच्छा है। बस मैं कहता हूँ किसी भी जगह पे इतना मुश्किल नहीं है भाषा का संयम। भाषा का संयम रख के अगर आप काम करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। पता नहीं लोग इतनी आसानी से क्यों अपना ईमान बेच देते हैं। अब सोशल बना यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर नहीं है तो भलते-भलते कमेंट करेंगे, गाली वाले कमेंट करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि इनका कोई मतलब क्यों इतना इतने हताश हो जाते हैं, कितने निराश हो जाते हैं कि लोगों को गालियाँ निकलती कैसे मुझे समझ नहीं आता। तो प्लेटफ़ॉर्म जो है कोई भी बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। इवन रेलवे का प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा है अगर आपको सही ट्रेन पकड़नी है तो। सबसे पहले सोचा जाए कि मैं अपने परिवार में बोल रहा हूँ, तो कहाँ तक मुझे बोलना चाहिए, सच ही है क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। पूरा परिवार में जा रहा है, सच कह रहे हैं आप। चलते-चलते सर मैं चाहूँगा कि जो आपके प्रोजेक्ट है आने वाला, उसके बारे में कुछ कहिए आप जो मैं शुभकामनाएँ चाहूँगा जी, पूरे हिंदुस्तान से आपके लिए। बिल्कुल। एक अर्जुन रामपाल साहब के साथ फ़िल्म आ रही है, उसमें थोड़ा अजीब कैरेक्टर है क्योंकि ये ऐतिहासिक फ़िल्म है। अच्छा, फिर एक फ़िल्म राजपाल यादव और मैं दोनों आ रहे हैं, फ़िल्म का नाम है सुपर जासूस। क्या बात एक है! माशा गणेश जी की फ़िल्म आ रही है देहाती डिस्को। फिर कब तक रिलीज़ हो जाएँगे सर? ये सब इसी साल हो जाएँगी अच्छा, अच्छा। हुँ, एंड एक मतलब अप्रैल के मई के आस-पास हुँ। और एक फ़िल्म आ रही है हमारी खुद की लॉकडाउन टू अनलॉक। ये ये तो आप डेढ़ ही 2 का घंटे की प्रोडक्शन फ़िल्म है है। सर, ये तो आपका प्रोडक्शन है ना? हाँ, और उसके अलावा काफ़ी सारे वेब सीरीज़ वो सब साइन साइन कर रहा हूँ मैं। बट मेरी शर्त यही रहेगी कि हाँ, नो गंदगी, नो हाँ, बकवास, नो गाली-गलौच। जो आपने कमाई इवन करके इतनी इतनी करो कमाई हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा लाफ्टर कम आएगा चलेगा लेकिन बदतमीज़ी नहीं। बदतमीज़ी नहीं। सर एक गाना भी आपने लिखा था सर उसके बारे में हाँ, बताइए? वो लॉकडाउन टू अनलॉक में है। क्योंकि बहुत फेस हो चुका दुनिया में तेरा रोना-धोना, चाइनीज़ वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना-कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटॉल। ऊँचे शेयर मार्केट को अरे ऊँचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बौना। कोरोना, गो बैक कोरोना। क्या बात है! सर चलते-चलते सतीश पांडे आपका सर क्या आपको क्या नमन कहना करता है और मेरा बेटे का है? नाम भी पांडे जी नमन है, को आपको नमन करता है सर। नमन आकाश नमन आकाश नमन उपाध्याय को कह सतीश और सतीश को नमन। रहे सर आप आकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं सर आप फिर हेरा-फेरी में थे, मेरी फ़ेवरेट मूवी है। हाँ जी, तो कुछ बताएँगे सर जी। हेरा-फेरी के बारे में? आकाश उपाध्याय मेरी भी बहुत फ़ेवरेट मूवी है क्योंकि उसमें दिग्गज कलाकारों के साथ मुझे खड़े रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। जी, जितना भी मैंने काम किया,
उससे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इतने दिग्गज कलाकार के बीच में उठ बैठ पा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अक्षय कुमार के साथ मेरा सीन था, सुनील अन्ना के साथ मेरा सीन था, परेश रावल जी के साथ मेरा सीन था, मेरे प्रेरणा स्टोर जॉनी लीवर साहब के साथ मेरा शो, मेरे फेवरेट कॉमेडियन राजपाल यादव साहब के साथ मेरा शो। मैं वो फ़िल्म तो मेरे लिए बहुत बहुत ही स्पेशल है। आपको पता होगा बीच में कुमार सानू साहब को कोरोना हुआ था, जी, 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 तो जी। मैंने कहा, "दादा आपको कोरोना हुआ कैसे? क्या हुआ था?" तो बोले, "यार एयरपोर्ट पे गया मैं, किसी अननोन आदमी ने मुझे छुआ।" बोला, "दादा आप गा के बताइए प्लीज़।" एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मतलब क्या? कोरोना कोरोना हुआ है कोरोना। फिर हम तुरंत जाके डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर बोला, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, तू गया शानुदा, तुझको को कोरोना हुआ, कोरोना हुआ। ग्रेट। फिर दादा क्या हुआ? 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ा होगा। कैसा रहा आपका? 14 दिन मेरी गोलियां चली, 14 दिन मेरी इंजेक्शन चली, काढ़ा पिया, गर्म पानी पिया और लंबा बिल भी बना। उनका शुक्र है कोरोना चला गया, अच्छी बात है। कोरोना चला तो गया लेकिन रोज मेरे को सपने में आता है। क्या बात कर रहे हैं? और मेरा ही गाना गाता है। मैं क्या? मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, बात ओ है। मेरे सानू सनम, तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊँगा। क्या बात हाय बाय, हाय बाय। क्या कृपेश जी कह रहे हैं सर हुँ। किक के सलमान किक में सलमान खान जी से आपने काम किया, सलमान खान जी के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? ऐसा एक्सपीरियंस रहा तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्योंकि मेरा काम तो मेरे ख्याल से एक ही दिन का काम था, उनके साथ में मैंने किया। उसके पहले 1-2 शोज़ में हम लोग साथ में काम करते थे। जी, जी, बड़ा स्टार है, बड़ा आदमी है वो, उनके बारे में क्या बोलें, सभी दुनिया जानती है। जी, जी। मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, आई एम वेरी हैप्पी और सारे बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सर मैं तो आप बोलूँगा कि 2021 सर जो आ रहा है, सुनील भाई, मैं सच कह रहा हूँ दिल से, मैं सर खजराना जो मंदिर है इंदौर में आपने शायद दर्शन भी किए होंगे। आपको बिलीव कीजिए सर, मेरे जो जितने कलाकार हैं उनके लिए दुआ माँगी और फ़ोन आने लगे, योगी कहता है भाई तेरी दुआ कबूल हो गई है, कल फ़ोन था। और सुरेंद्र पाल जी कह रहे हैं मैं आजकल गोवा में हूँ और मुझे यहाँ वेब सीरीज़ यहीं आ गए लोग। तो गुफी सर ऐसा मतलब मैं आपके लिए दुआ माँगता हूँ कि सुनील भाई 2021 आपका ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो, ये दिल से बोल रहा हूँ सर, मेरी वो दुआएँ हमेशा कबूल होती हैं क्योंकि मैंने आज तक वहाँ खुद के लिए कुछ भी नहीं माँगा खजाना मंदिर में और सर हम आज आपको दिल से सर मैं सुनील भाई के लिए दुआ माँगता हूँ कि सुनील भाई 2021 इतना शानदार हो कि सचमुच जो मुकाम आप छूना चाहते हैं, उससे भी बढ़कर हो। दिल से दुआएँ देता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे सर कैफ़ियत के बारे में चलते-चलते? ये सतीश पांडे। कैफ़ियत के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत लॉकडाउन के समय में बुरा जो समय था, लोग हताश और परेशान हो रहे थे। अब कैफ़ियत ही एक ऐसा शो था जो सोशल मीडिया पर सबको एंटरटेन कर रहा था, उनके फ़ेवरेट कलाकारों से बातचीत करवा रहा था। मैंने भी इसके बहुत सारे एपिसोड देखे, हमारी भी कैफ़ियत दूर हुई और हमें भी अच्छा लगा। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अभी भी कोरोना जो है बाहर घूम रहा है, लड़की की तरह आपको इशारा करता है कि दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। तो जब भी कोई ऐसी लड़की आपको कोरोना टाइप की बुलाएगी, जिसको कोरोना हुआ, तो आपको राहत साहब का शेर याद करना है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर नहीं। बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी, आउटडोर जाके इस शेर को भूल जाना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सुनील भाई आप मेरे शो में आए और सचमुच आपने जिस तरह से इस शो को बड़ा किया है, महकाया है, आज पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मध्य से, पूरे इंदौर से आपको सचमुच
दुआएं देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, सचमुच इतना प्यारा भाई। ये सुनील भाई आपको सच कह रहा हूँ, ये संबंध सिर्फ कैफियत से नहीं है, कैफियत तक नहीं है। आपके लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मैं भी बस यही कहना चाहता हूँ कि इंदौर मेरा मेरा बहुत ही फेवरेट शहर है मेरा। जी, इंदौर, मैं इस इंदौर को कहता हूँ सतरंगी शहर। जी, जी, इसका क्योंकि दुनिया का हर रंग इस शहर में है। जी। चाहे वो आप एजुकेशन के रूप में ले लो, स्पोर्ट्स के रूप में ले लो, आर्ट के रूप में ले लो, संगीत में, आर्ट में सही, संगीत, पॉलिटिक्स के मामले में ले लो। सभी चीज़। मतलब हर वर्ग हर वर्ग में वो ये सबसे आगे है इंदौर। और मामा मामा की फेवरेट सिटी है ये। जी, जी, ठीक है, मामा जी की, जी। शिवराज सिंह चौहान जी की। तो मैं सभी के लिए, पूरे इंदौर वासी के लिए कैफियत के तरफ से और पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप सब वो धरती के लाल, और दुआओं से रहो माला माल। क्योंकि आप हो पूरे इंडिया के लाल, सेंटर हो। यही तहे से दुआ दे रहा सुनील पाल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सबके दिल में घर बसाते रहिए। इंदौर जिंदाबाद, एमपी जिंदाबाद, हिंदुस्तान भारत जिंदा, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लव सुनील यू भाई ऑल। से आज वादा करता हूँ यहीं पर इस कैफियत के शो में कि जब भी मौका लगा तो बहुत जल्दी सुनील पाल जी हमारे बीच इंदौर में होंगे और वो शो होगा, जबरदस्त शो होगा। आप लोग मिलिएगा, क्योंकि जब से वीडियो गया है न जाने कितने लोगों ने आपको बहुत सारे मैसेज भी डाले हैं, जब से आपने वीडियो दिया है मुझे कल। तो सचमुच आपका इंतजार था। सुनील भाई लव यू, आपको वंदन करता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि 2021 मेरे सुनील भाई का हो। और सचमुच और आज वादा है कि जिस दिन भी भाई की पिक्चर रिलीज होगी तो कैफियत पे मैं प्रमोट करूंगा और सचमुच ऐसा ही करूंगा जैसे एक भाई करता है। ये मेरा वादा है। आपको बहुत सारी अप्रैल में रिलीज हो जाएगी लॉकडाउन टू अनलॉक। पक्का भाई, पक्का। मैं उसे बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग प्रोमो भी उसका तब तक उसके जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं अपने जरूर। यूट्यूब चैनल पे सुनील पाल ऑफिशियल में, हाँ, सुनील मैं पाल कोई ऑफिशियल में एहसान नहीं डालता कर रहा रहूंगा। हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई का ये रिश्ता जोड़ा है, वो हमेशा वो साथ रहेगा। ये मेरा वादा है, उसी तरह से रहेगा जैसे एक प्यारा इंसान एक इंसान से रहता है। भाई ये रिश्ता सिर्फ कैफियत तक नहीं, एंट्री तक नहीं। इसीलिए आज 49 के 49 कलाकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज तक। वो हमेशा मुझे किसी भी मौके पर फोन लगाते हो, कहते हैं यार 2 बजे फोन लगा, उठाएंगे तेरा तो यार। मतलब ये सर हो गया एक, क्योंकि सर क्या है कि जिंदगी में सर यही तो सीखना है, किसी के होंठों पे मुस्कुराहट देने की कोशिश, जो मैंने कैफियत में की थी। और सचमुच आप लोग शामिल हो गए तो सर एक बहुत 135 करोड़ की आबादी में सर जिनका नाम है सर, कैफियत को बड़ा उन्होंने किया। सर नतमस्तक हूँ सर आज अपने पूरे परिवार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, लव यू सर, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आज कैफियत की महफिल में मेरे साथ दीप भाई थे, मेरे साथ जितने भी दर्शक श्रोता थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और सुनील भाई जो कि इतने बेहतरीन, इतने बड़े फनकार हैं, आज हमारे साथ में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरा साथ दिया। और जितने भी लोग थे यहाँ पर उन सबको दिल से, हेमा जी और पूनम जी, ये सभी लोग, दीप भाई, सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। बाबू खान जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपसे विदा चाहता हूँ। और वो शाम बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें एक ग्रेट शो होने वाला है और वो एक अजूबा होगा हिंदुस्तान का। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।